ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में दिया था आपको, एक बार डिस्कस कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो एडिशनल भी था कुछ क्या सॉलिड स्टेट का? चलो तो सॉलिड स्टेट, अच्छा पहले थर्मो का देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या दिया था अपन ने? S1 O1 वगैरह तो देख लो, बताओ। S1 एक्सरसाइज में थर्मोडायनेमिक्स में 10th और 9th 8th का आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। S1 एक्सरसाइज में 8 का आंसर मैच नहीं कर रहा है। 1 मोल आइडियल डायटोमिक गैस है, उसको एक्सपैंड करते हो 10 लीटर 500 केल्विन से 20 लीटर 800 केल्विन तक अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार। फाइंड हीट सप्लाइड इन जूल। तो बेटा आपको स्टेट पता है आइडियल गैस को, यहां से इस टेम्परेचर से यहां तक कर रहे हो हीट, कांस्टेंट प्रेशर 2 बार पे। तो क्या कर सकते हैं, इसमें वर्क डन निकाल सकते हैं, डेल्टा यू निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं ना, -P डेल्टा वी। तो करके देखते हैं एक बार। वर्क डन हो गया मेरे पास यहाँ पे -P V2 -V1, तो 20 - 10 ना, तो ये 10 हुआ -20। यूनिट क्या है, बार लीटर है ना। और डेल्टा यू डायटोमिक गैस है, NCV T2 - T1 1 CV डायटोमिक 5R/2 800 - 500 है ना। तो ये कैलोरी में करना, जूल में करना है? जूल में करना है 300, और ये हो गया 150 750 यार, ऐसा ठीक है ना। 25/3 दिया हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। तो ये 25/3 कर देंगे, ये जूल में आ जाएगा। नहीं कितना रहा, 6250। ओके 6250 जूल में, उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं बार लीटर को। तो -20 × 100 जूल आ जाएगा ना। फिर 9 नंबर, हाँ नहीं ये जरूरी नहीं है ना, यहाँ पर कैसे हीटिंग फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड हीट सप्लाइड इन जूल अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार। मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप किससे करना चाहते हो उसको? NCP डेल्टा T से। उससे तो नहीं आएगा शायद, मेरे ख्याल से कि आया नहीं आएगा। NCP 7R/2 हो जाएगा इधर, और तो नहीं आएगा, उससे उसे आता जाएगा, उससे नहीं आएगा ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है ना, ये तो बढ़ जाएगा ऑलरेडी 7 हो जाएगा, तो आप बढ़ जाएगा, इससे तो माइनस हो रहा है ना ये तो। Q + W W ++, तो ये कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार। आइसोबारिक में हर पॉइंट पे देखो, तो इसमें ऐसा है ना कि आप एक काम करो, हाँ ऐसा देख लो आप, आइसोबारिक में V1/T1 V2/T2 होता है, क्या यहाँ पर है क्या 10/500 और 20/800? नहीं है, आइसोबारिक है ही नहीं है। ठीक है, अपना प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए अंतिम तक ले आ रहे हैं, बस इतना सा है, वहां पर कुछ नहीं है, आइसोबारिक नहीं है। ये V1/T1 V2/T2 है ही नहीं यहाँ पे एप्लीकेबल। फिर उसके बाद 9 वाला भी नहीं हुआ, एंथैल्पी चेंज इन कैलोरी, यहां से यहां ले गए, स्टेट चेंज यहां, डेल्टा H निकालना है, डेल्टा H 1 मोल डायटोमिक गैस है, टेम्परेचर पता है, तो नहीं आ रहा है आंसर।
एनसीपी डेल्टा टी होना चाहिए, नहीं आ रहा भाई। आइडियल गैस है तो मैं से लगा सकता हूँ डेल्टा एक्स में तो एनसीपी डेल्टा टी, और 1 है। और कौन सी गैस है, डायटोमिक, तो 7R/2 है ना। और T2 माइनस T1 कहां से कहां तक करना है अपन को, 360 और 300, 60 हो गया ना ये। और देख लेना इससे आंसर मैच नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 10th वाला भी, तो सारे लाइन से आ गए गड़बड़ी, मतलब थोड़ा अच्छा, मतलब लीक से हटके क्वेश्चन है सब, इसलिए 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम पीवी ग्राफ, ऐसा ऐसा दे रखा है, क्यों निकालो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो डेटा जो गिवन है ना, हमें कहां से कहां तक ले मतलब बोला गया है, स्ट्रेट लाइन ऑन पीवी ग्राफ फ्रॉम इनिशियल 3 लीटर 8 एटीएम टू इतना। तो अपन जा रहे हैं 3 लीटर 8 एटीएम से 7.5 लीटर और 2 एटीएम पर, ठीक है। अब 1 मोल है आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में बहुत सारे फॉर्मूले वैलिड है, सीवी कितना है 3R/2, मोनोटोमिक गैस है, ठीक है। यहां से यहां जा रहा है स्ट्रेट लाइन पीवी ग्राफ और ये डेटा है, क्यों निकालना है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि जो फॉर्मूला क्यू का है उसी के आसपास सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाए तो हम उससे कर पाए। तो ये मेरे ख्याल से ना तो आइसोकोरिक है, ना आइसोबारिक है, और ना ही आइसोथर्मल है, P1V1 P2V2 नहीं होगा। तो मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ करना क्या चाहिए, क्या ऑप्शन हो सकते हैं भाई, ये कोई प्रोसेस तो दिख नहीं रहा है, तो प्रोसेस अगर नहीं दिख रहा है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि हम और क्या मेथड हो सकते हैं, कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मतलब कोई आइसोथर्मल आइसोकोरिक का फॉर्मूला वैलिड नहीं है यहाँ पर। अब एक चीज गिवन है कि पीवी ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो 3 लीटर 8 एटीएम, तो 8 एटीएम ऊपर और 3 लीटर से 7.5, तो यहां कहीं पर है हम लोग, तो 3 लीटर 8 एटीएम। फिर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, यहां से यहां कुछ आ रहे हैं अपन, 7.5 लीटर और 2 एटीएम। तो क्या मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ से वर्क निकाल सकता हूं, स्ट्रेट लाइन एरिया, तो स्ट्रेट लाइन एरिया तुम्हें फायदा है, तो इसका एरिया से मैं वर्क निकाल लूंगा, ठीक है। एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क देगा, फिर साइन नेगेटिव लगा लो कि ये एक्सपेंशन है, ठीक। और डेल्टा यू निकाल सकते हैं क्या, तो डेल्टा यू के लिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, एन सी वी T2 माइनस T1, ठीक है। और ये हो गया 3R/2, तो n इंटू 3R/2 T2 माइनस T1 है ना, तो 3/2 NR/T2 माइनस NR/T1, तो 3/2 P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। तो उधर से वर्क आएगा, इधर से तुम्हारा डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी, और फिर कर लेंगे अपन। एटीएम लीटर में आंसर चाहिए क्या, 80 मिनट का, तो ठीक है, हमें यूनिट को वैल्यू देंगे यहाँ पर ना, P2V2 P1V1, ये वर्क डन निकाल लेना, इरेनदर कर्व माइनस साइन लगा देना, एक्सपेंशन है क्योंकि, ठीक है, हो जाएगा ना। 18th वाले में 18th, हाँ बताओ 18 में क्या है। 5 मोल आइडियल गैस है, और क्या क्या लिखा हुआ है, 18 पहले दे चुका हूं। आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम लग रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है ऐसा, 1 एटीएम, मतलब एक्चुअल में क्या है ना, ऐसे अपन ने नहीं, एक मिनट, मतलब देखो ये आपको बताया भी था मैंने, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे मान लो ऐसा कुछ कंडीशन होगा कि यहाँ पिस्टन लगा है, और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब इरिवर्सिबल हो गया पहली चीज तो अगर 4 एटीएम है तो पहले गैस 4 एटीएम पे रही होगी, बाहर 1 और 3 का ब्लॉक रखे होंगे, फिर कह रहा है कि फाइनल प्रेशर 1 एटीएम रह जा रहा है गैस का, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 एटीएम है, मतलब ये हुआ कि जब गैस एक्सपैंड हुई होगी तो एक 3 एटीएम का ब्लॉक आपने हटा दिया होगा, ये अंदर 4 ही रहा होगा, 4 एटीएम, बाहर 1 एटीएम रहा होगा। अब इस प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपैंड हुई होगी,
और एक्सपेंशन के बाद अल्टीमेटली बाहर और अंदर का प्रेशर सेम सेम रहेगा, तो वो हो जाएगा 1 atm। तो ये P1 हुआ तुम्हारा, दिस इज P2, और P एक्सटर्नल जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ 1 atm। ठीक है, तो ये सब डेटा थे वहां पे। फिर आगे बताओ, O1 में फिर क्या दिया था और आगे जे मेंस में, जे मेंस में 1, 3, 4 और 6 और 8 और 11, फोर्थ वाला। देखो ये क्या है, थोड़ा सा इसमें अपन थर्मोडायनेमिक्स में भी समझ सकते हैं, या बेटर है कि हम अगर थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री में देखें तो वहां भी आपको समझ में आता है। लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे, मैं बता देता हूँ करना क्या है इसमें। यही क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री में भी है। आप अगर थर्मोकेमिस्ट्री में देखोगे, शायद उसमें भी पहले लास्ट ईयर तो था, इस बार है कि नहीं है देखते हैं। लास्ट ईयर तो अपन ने क्वेश्चन रखा हुआ था ये। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री में पेज नंबर 87 में, इसी सीट में 9 नंबर क्वेश्चन, 87 पेज में 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यही सेम है। सारे डेटा भी सेम है, बस साइन उल्टा कर दिया है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। ईयर भी सेम है कि नहीं है, ईयर भी सेम है। एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया और 2 बार मतलब आंसर अलग लिखे हैं। ठीक है, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री में भी तुम बेटर ढंग से समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं करना क्या था, आप देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दे रखा है कि 1 मोल वाटर को फ्रीज कर रहे हो आप H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है। 1 मोल वाटर है और डेल्टा H फ्यूजन गिवन है, Cp गिवन है लिक्विड का और सॉलिड का। अब देखो, सबसे पहले आपको जब इसको फ्रीज करोगे तो आपको मालूम है कि पहले तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना पड़ेगा, फिर सॉलिडिफाई होगा और फिर टेम्परेचर घटा के अपन ले जाएंगे जहां पे ले जाना है। तो H2O लिक्विड से पहले मैं H2O लिक्विड ही लाऊंगा, फ्रॉम 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टेट चेंज करा दूंगा और फिर जिस भी टेम्परेचर पे ले जाना है वहां पे ले जाऊंगा। ठीक, 1 मोल की बात हो रही है। तो बेटा ये जो पहला स्टेप है, इसमें केवल टेम्परेचर बदल रहा है लिक्विड का, टेम्परेचर बदल रहा है लिक्विड का। तो तुम्हारे पास जो हीट इन्वॉल्व होगी, एंथैल्पी चेंज मतलब हीट की बात कर रहा है, डेल्टा H, तो क्या लगा सकते हैं NCP T2 - T1, सॉलिड लिक्विड में हमेशा लगता है। तो Cp कितना है 75.3, 1 मोल है 75.3, T2 - T1 0 - 5। ये बेटा सेकेंड स्टेप क्या है, फ्यूजन का। फ्यूजन का मतलब लिक्विड और सॉलिड में फ्यूजिंग हो रही है। तो 1 मोल का डेल्टा H कितना गिवन है 6 किलो जूल पर मोल, 6 किलो जूल यहां पे चाहिए होता है। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड, तो लिक्विड टू सॉलिड कितना हो जाएगा -6, ये डेल्टा H की वैल्यू। अब ये किलो जूल में, वो जूल में, आंसर किस में है किलो जूल में, तो बाई 1000 कर देंगे उसको। ठीक है ना। और तीसरा स्टेप फिर से लिक्विड वाला है, तो डेल्टा H Cp कितना है इसका 36.8, टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1000, तीनों को जोड़ देंगे और मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए जो भी है। ठीक है, कुछ और सीट में 8 का, 8 वाला क्वेश्चन क्या था बेटा 8 वाले में क्या है ना, बेस उसने ऊपर कर दिया, ओरिजिन को चेंज कर दिया है। नीचे आया मतलब, हाँ हाँ नहीं, मैं तो 2,2 से ही देखूंगा, मतलब मैं करूंगा 8 - 2। हाँ हाँ, तो नीचे क्यों लाएंगे, ओरिजिन मतलब इसने शिफ्ट कर दिया है ना। ऐसे तो करोगे ना, एरिया अंडर द कर्व तो ये 2 से ही लोगे ना बेस।
ये 2,2 है, ये 8 है, तो इसकी डिस्टेंस तो वही लोगे ना, 6 से तो लोगे, बेस 0 क्यों लाओगे, है ना। एडिशनल में हाँ 3 नंबर, ओके। जे मेंस का थर्ड, ओके, जे मेंस का थर्ड क्या है भाई, देख ले एक बार वो। जे मेंस का थर्ड, बेटा ये मतलब है आसान, कुछ खास नहीं है। आप वहां पूछ लेना मुझसे, ठीक है, बता दूं। तो आप देख लो, एक प्रोसेस है, ए से बी गया, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब हुई और वर्क डन बाय द गैस है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे ए से जब अपन बी जा रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब का मतलब पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव। तो हीट एब्जॉर्ब्ड है 5 और वर्क डन बाय द गैस -8, और कह रहा है कि अब मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूं यहां का, तो 5 और -8 -3 जूल डेल्टा यू। अब आप बी से ए आ गए है ना, वापस ही कर लिया कोई दूसरे पाथ से, और होता क्या है, डेल्टा यू पूरा मिला तो 0 होता है, तो ये अगर -3 है तो यहां में डेल्टा यू कितना होगा, +3, तो डेल्टा यू इस स्टेप का हो गया +3 जूल। और लिखा है कि हीट 3 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व, तो इवॉल्व का मतलब नेगेटिव -3, और बस वर्क निकालना है हमको, नहीं तो W डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W, तो 3 इक्वल टू -3 प्लस W, W इक्वल टू 6, ठीक है ना। हाँ अच्छा, वर्क डन ये लिख रहे हो कि क्या मतलब किसमें होगा, 6 जूल ऑफ वर्क विल बी डन बाय द गैस, 6 जूल ऑफ वर्क विल बी डन बाय द साउंड ऑन द गैस। बेटा पॉजिटिव आ रहा है ना ये, अगर नेगेटिव होता तो बाय द गैस है, गैस वर्क कर रहा है, अगर पॉजिटिव है तो कंप्रेशन वाला केस आ गया, तो मतलब गैस पे वर्क हुआ है, सराउंडिंग ने किया या हम लोगों ने किया, किसी ने भी किया। पॉजिटिव का मतलब कंप्रेशन होता है ना हमेशा, और नेगेटिव का मतलब एक्सपेंशन होता है, तो ये वर्क डन बाय द गैस नहीं है, ऑन द गैस है, ऑन द गैस है, ठीक है। ओके, तो ये आपका एडिशनल में सॉलिड स्टेट में 7 से 7 चालू करें, 6 से चलना है, 6 से कहां दिया था, 10, अच्छा, तो बताओ भाई 6 7 7 वाला, आपके पास नहीं है, मैं देख तो अपने उससे देख लूंगा, आईपैड से। ओके, तो एडिशनल करना है ना अपन को, क्यूज क्लास टेस्ट में नहीं, मटेरियल एक्सटर्नल क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर जो आप पूछ रहे हो मुझसे, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर एनायन एनायन कांटेक्ट विद एनायन कैटायन कांटेक्ट विल बी। तो देखो पहले तो ये समझो कि सीजियम क्लोराइड में एक सीजियम आयन और एक Cl माइनस इफेक्टिव है ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन देखें तो 4/3 पाई R प्लस का क्यूब प्लस 4/3 पाई R माइनस का क्यूब अपॉन ए क्यूब, बेसिक तो यही होगा कॉन्सेप्ट। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि R प्लस R माइनस है और ए है, और तो कोई ये एनायन एनायन कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है। तो अगर हमें नहीं भी याद है, मैंने आपको बताया था कि आइडियल केस में ए और आर का रिलेशनशिप नहीं याद है, लेकिन ये तो याद है ना, सीजियम क्लोराइड में A√3/2 इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस होता है, ये तो याद ही है, ठीक। अच्छा, अब करेंगे क्या, मुझे ए से ये R प्लस और R माइनस कुछ रखना है यहाँ पर, ऐसा देखना है, तो मैं काम करता हूं। अच्छा, और देखो ये एनायन एनायन कॉन्टैक्ट मतलब आइडियल केस है, एनायन एनायन कॉन्टैक्ट है,
मतलब बिल्कुल आइडियल केस है। तो आइडियल केस में हमें पता है R प्लस अपॉन R माइनस क्या होता है 0.732 क्यूबिक वाइड में, नहीं याद है ना आपको? अब इसको यहां पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0.732 R माइनस √3 कैंसिल होगा। तो इसको जब यहां पुट करूंगा तो मेरे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2R माइनस, समझ रहे हो ना भाई? R प्लस की जगह पे 0.732 R माइनस करो, ठीक। तो ये A हो गया 2R माइनस, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 4/3 पाई R प्लस का क्यूब प्लस 4/3 पाई R माइनस का क्यूब अपॉन A क्यूब। A हो गया 2R माइनस का क्यूब, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब मेरे पास ऑप्शन अगर देखता हूं तो मुझे कुछ √3 में चाहिए या √2 में चाहिए, तो मैं काम करता हूं, इसमें एक काम और करते हैं, ये 8 है ना, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, चलो 4/3 पाई कॉमन लिया और 2 बाहर ले लिया तो 8 बाहर आ गया। अंदर क्या होगा R प्लस अपॉन R माइनस का होल क्यूब प्लस 1, सही कर रहा हूं ना, ठीक है। और ये √3 - 1 है, इसको √3 - 1 रख दो, ठीक है, हो जाएगा। फिर इसको मुझे वैसे फॉर्म में चाहिए इसलिए किया मैंने ऐसा। इसको मैं सीधे A=2R माइनस भी रख सकता था, मैंने लिखाया भी आइडियल में लगता है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे कर सकते हो आइडियल केस में। फिर उसके बाद हो गए, तो थ्योरी में आए फिर 9th वाला FeO जो है वो क्रिस्टलाइज होता है रॉक सॉल्ट में, ऑक्साइड आयन Cl- के इक्विवेलेंट है। तो बेटा इसमें FeO Na से मैच कर रहा है और ऑक्साइड आयन Cl- को फॉलो कर रही है और Fe Na+ को फॉलो कर रहा है। Due to some defect, lattice becomes 0.75. Find number of effective ferrous ion per unit cell. देखो दो तरीका है, एक तरीका तो है कि आप बिल्कुल ओरली इसको कर लो, है ना, कि यहाँ पे देखो ऑक्साइड आयन Cl- को फॉर्म कर रहा है, मतलब ऐसा कर लेते हैं Cl- ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और Na+ से फेरस आयन, तो ऑक्साइड आयन का मतलब 4 हो गई और 4 का मतलब नेट चार्ज कितना हो गया -8, ठीक है, -8। अब यहां पे जो फेरस आयन है ना वो कुछ फेरिक से रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेसमेंट के बाद भी चार्ज तो +8 ही होगा ना, कुछ भी कर लो चार्ज तो +8 ही होगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि जब ये रिप्लेस हो गया, वैसे तो होना क्या चाहिए 4 फेरस आयन होने चाहिए थे, स्टार्टिंग में 4 फेरस होने चाहिए थे, है ना, लेकिन अगर मैं कहता हूं रिप्लेस हो गया तो रिप्लेसमेंट के बाद कुछ फेरस है कुछ फेरिक है। अगर मैं किसी भी तरीके से इसको चार्ज बैलेंस करूं -8, तो एक ही ऑप्शन आएगा मेरे पास कि यहां पर -8 +1 लाने के लिए ये कितने होने चाहिए 2 और ये कितना होना चाहिए 1। तो ये पूछ रहा है कि पर यूनिट सेल, क्योंकि मुझे 1 यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, तो पर यूनिट सेल इफेक्टिव फेरस आयन कितने हैं, तो 1 ही होगा, है ना। और दूसरा मेथड भी है कि आप x और y लेके कर लो, उससे भी हो सकता है, चार्ज बैलेंसिंग और जो आपका जो एटम बैलेंसिंग है उससे भी कर सकते हैं। ऐसे मैं बताऊं तो एक तो ये ओरली कर लो आप, एक ये भी हो सकता है कि आपके पास जो फॉर्मूला है Fe.750 ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें काम ये कर सकते हो आप कि कुछ इसमें फेरस है कुछ फेरिक है, मान लो फेरस है x और फेरिक है y, तो ये तो पता है ना x + y = 0.75 है ना, तो वही होंगे x + y मिला के 0.75। और चार्ज बैलेंसिंग, इसका चार्ज कितना हुआ 2x, इसका चार्ज कितना हुआ 3y, इक्वल टू कितना चार्ज होना चाहिए मिला के टोटल 2, है ना, इतना इसका चार्ज उतना उसका चार्ज होना चाहिए। इन दोनों से आप x और y निकाल सकते हो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, इससे रेशियो आ जाएगा, कैसे कैसे है उससे कर सकते हो आप, ठीक है। तो थ्योरी में आते हैं अपन लोग, ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक इन सबके फॉर्मूले देखे थे, और हमने एक चीज और देख ली थी, तो 2 पेज छुड़वाए थे H = U + PV,
डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, P2 V2 माइनस P1 V1, ये हमेशा लग सकता है ना। तो बच्चों एक बार अगर हम पीछे के फॉर्मूले थोड़े से याद करें, केवल फॉर्मूले थ्योरी में नहीं जाऊंगा, केवल फॉर्मूले का रिवीजन करें। तो पहला फॉर्मूला जो हमारे पास आया था माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी V1 टू V2, ये वर्क का फॉर्मूला हमेशा लगेगा, ठीक। हीट के फॉर्मूले C डेल्टा टी, MS डेल्टा टी, NCM डेल्टा टी, NCPM डेल्टा टी, NCVM डेल्टा टी, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूले देखे। फिर यू का, डेल्टा यू का, तो डेल्टा यू का बेसिक फॉर्मूला du इक्वल टू NCV dt प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dV, ये बेसिक फॉर्मूला इसका। फिर इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर आइडियल आ जाए या सॉलिड लिक्विड आ जाए तो NCV dt, हाँ, और रियल गैस भी आ जाए कौन सा, आइसोकोरिक, तो हमेशा लगा दो NCV dt, ठीक है। अगर रियल गैस कोई और प्रोसेस आए तो कंप्लीट फॉर्मूला लगाना। और हाँ, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, सॉरी फॉर रिएक्शन ऑफ फेज चेंज, रिएक्शन ऑफ फेज चेंज में बिल्कुल भी ये फॉर्मूला नहीं लगाना है अपन को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे बार बार। और डीएच का फॉर्मूला हमने देखा इसी तरह से NCP dt प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी। और बेटा फिर वैसे ही केस आता है, आइडियल में हमेशा लगाओ, सॉलिड लिक्विड में हमेशा लगा दो, रियल गैस आइसोबारिक में आप लगा सकते हो NCP dt, NCP dt लगा दो हमेशा। कहां नहीं लगा सकते, रिएक्शन एंड फेज चेंज, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। ये हमारे फॉर्मूले आ गए थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था आइसो, फिर हमने देखा कि H और U में रिलेशन से, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आ गया था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये जहां चाहो वहां लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन फेज चेंज, एक्सपेंशन कंप्रेशन, कोई प्रोसेस हो, कोई सब्सटेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा लगा सकते हो, ठीक। लेकिन इसको हमने और थोड़ा सा एक बार यूज किया था, एक्सपेंशन कंप्रेशन और आइडियल गैस हो तो NR डेल्टा टी लगा सकते हो, ठीक है। इससे भी हम डिराइव कर देते हैं CP/CV को, मैंने किया नहीं था कि हम लोग पीछे कर चुके थे CP माइनस CV इक्वल टू R, लेकिन डेल्टा एच आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला है ना, क्या होता है डेल्टा एच आइडियल गैस का, NCP डेल्टा टी। ये क्या होता है, NCV डेल्टा टी, तो NCP डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, तो CP माइनस CV इक्वल टू R, यहां से भी आ जाता है, वैसा भी आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने, हाँ, अब आए थे हम लोग आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में डेल्टा U डेल्टा H दोनों जीरो, Q इक्वल टू माइनस W, और W का फॉर्मूला अगर रिवर्सिबल है तो माइनस NRT ln V2 बाई V1, या फिर यहाँ पे P1 बाई P2 लगा दो, या यहाँ पे P1 V1 लगा दो, ठीक है। ये सब हमने देखा। हीट माइनस साइन का बोलोगे, इररिवर्सिबल में वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, या यहाँ पे NRT बाई P2, यहाँ पे NRT बाई P1, ये फॉर्मूला था हमारे सारे, ठीक। फिर आइसोकोरिक में W0 डेल्टा U और Q दोनों बराबर NCV डेल्टा T और डेल्टा H NCP डेल्टा T, यही फॉर्मूला था। और आइसोबारिक में डेल्टा H और Q बराबर, डेल्टा H इक्वल टू QP इक्वल टू NCP डेल्टा T, डेल्टा U तो NCV डेल्टा T ही होगा। और वर्क का फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, या माइनस NR डेल्टा T भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं सर, हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया और हमारे पास एक ही प्रोसेस मेन बचा है, वो है एडियाबेटिक। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जितना पढ़ा है उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक ठीक है, आराम से हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल monoatomic gas, for 1 mole of ideal monoatomic gas, 1 mole of ideal monoatomic gas, calculate Q, W, delta U, delta H for given process,
1 मोल है, आइडियल गैस है और मोनोटॉमिक है। और एक प्रोसेस गिवन है आपके सामने, मैं बना दे रहा हूं यहां पे। प्रेशर एटीएम में और वो टेम्परेचर केल्विन में। ये कुछ डेटा और भी गिवन है यहाँ पे। और दिस इज 300, दिस इज 400, और ये तुम्हें कुछ गिवन है 3 and 4 प्रेशर एटीएम में। 300 and 400 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर एटीएम में 3 and 4 है। एरो का साइन देख लेना। बताओ, ये चारों एनर्जी बतानी है इस प्रोसेस की। हाँ, आर के टर्म्स में बता दो, आर के टर्म्स में, ठीक है। आर के टर्म्स में आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो जब भी क्वेश्चन आए तो अगर हम प्रोसेस को पहचान लें तो हमें थोड़ा जल्दी आंसर मिल सकता है। ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। क्योंकि पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, स्ट्रेट लाइन पीटी ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आइसोकोरिक होता है। तो यहां पे होगा क्या, पीटी ग्राफ है और वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और पासिंग थ्रू ओरिजिन में आप सीधे सीधे लगा सकते हो, उसमें यूज कर सकते हो, नहीं? तो प्रोसेस कौन सा हो गया? आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक है और आइडियल गैस देख लेना कि भाई आइडियल गैस दिख जाए तो आपके सारे फॉर्मूले वैलिड है फिर, है ना? तो फिर अपन तुरंत हो जाएगा, कुछ खास ऐसा नहीं रहेगा। तो W की वैल्यू 0 और Q कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा यू बराबर हो जाएगा फर्स्ट लॉ से, NCV T2 माइनस T1। फॉर्मूले लगाना है फिर तो, है ना? तो मोल तो है 1 और CV है 3R/2, T2 400 माइनस 300 कितना आ गई है? 150R, 150R। और बचा कौन सा? डेल्टा H। तो NCP 5R/2, T2 माइनस T1, 400 माइनस 300 कितना? 250R। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेना आप सभी लोग, है ना? बोलूं? अच्छा, फिर ये सब तुम्हें कुछ निकालना है। आर को अगर तुमने 2 रखा तो कैलोरी में आएगा, 8.31 फर्क होता है तो जूल में आ जाएगा, जैसा तुम आर की वैल्यू लो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट वर्क। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कैलकुलेट वर्क, कैलकुलेट वर्क। Also find delta U. For 1 mole ideal gas, calculate work, full stop. Also find delta U if 4 kilojoule of heat is given to process. Also find delta U if 4 kilojoule heat is given in process. तो यहां पे मैं अगेन प्रोसेस गिवन है आपको, ये मैं बना दे रहा हूं। वॉल्यूम लीटर में और टेम्परेचर केल्विन में। डेटा गिवन है आपको 273 and 546, 22.4 and 44.8, है ना? जब भी कोई आए 4 एनर्जी निकालने को बोला था, वो 1 में 4 एनर्जी होती है, Q W डेल्टा U डेल्टा H। तो अगर मुझे दिख जाए प्रोसेस कौन सा है तो तुरंत रहेगा, है ना? तो आइसोबारिक के VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। उसमें भी वैसा ही है बेटा, सॉल्यूशन में VT ग्राफ है,
straight line passing through origin, तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है यानी क्या होगा, ये आइसोबारिक है ना, तो आइसोबारिक है। और फिर हमारे पास वर्क निकालने का फॉर्मूला -nr डेल्टा टी। T1T2 पता है आपको, तो एक ही मोल था मेरे ख्याल से। R है T2 - T1, 546 - 273, तो क्या हो जाएगा -273 R। और तुम्हें एक और टर्म निकालना था, डेल्टा यू भी निकालना है ना मेरे ख्याल से। डेल्टा यू निकालना है, अगर हीट कितना 4 किलो जूल इज प्रोवाइडेड, तो क्यू कितना है 4 + 4 जूल में जा रहे हो, हाँ हो सकता है 17 जूल में, किलो जूल में 1.73 सब आएगा। अब बेटा ये तुम्हारे पास आर में आ गया ना, इसको किलो जूल में चाहिए होगा 273 इंटू 8.314/1000 किलो जूल में ना। इनको कैलकुलेट करके फिर आप डेल्टा यू निकाल सकते हो। तो डेल्टा यू इक्वल टू 4 प्लस ये वैल्यू जो भी आएगी -273 इंटू 8.314/1000। ठीक है, है ना 1.73 किलो जूल। तीन क्वेश्चन और है, मतलब दो सिंपल ही है, एक थोड़ा ठीक है। कैलकुलेट वर्क, ln2 0.7 दे रखा है, प्रेशर एटीएम में और 1/v लीटर इनवर्स में 1/22.4 1/11.2 1 and 2 कर लोगे? दो कितना आंसर आता है, रिकॉर्ड करो। पीवी ग्राफ की पी और 1/v ग्राफ क्या होता है, देखना होता है पी और 1/v, है ना। और कौन सा दो है वहां पर, तो मतलब रिवर्सिबल का भी फॉर्मूले पता है, रिवर्सिबल के भी फॉर्मूले पता है, तो वर्क किसका निकालोगे, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल का, है ना। क्यों? ग्राफ गिवन है, तो ग्राफ अगर गिवन है तो हम मान के चलेंगे कि रिवर्सिबल ही होगा। तो एन तो पता नहीं है, आर भी नहीं पता, है ना। हाँ आ सकते हैं, कितना ln2 के साथ कितना आ रहा है, कर लो 0.7 दिया हुआ, कर लो कैलकुलेट देख सकते हैं। P वर्सेस 1/v ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब आइसोथर्मल। तो वर्क का फॉर्मूला -nRT, अच्छा n तो पता ही नहीं है, तो माइनस कितना तुम लोग का 15.68, हाँ सही है। P1 2 कर लो, तो P1 कितना है, V1 कितना है 22.4 है ना, 1/v की वैल्यू 22.4 है, 1/1.4 ln P1/P2, तो P1 1/2, तो 22.4 ln 2.7
तो 15 पॉइंट कितना आया था, 68 एटीएम लीटर में ना, एटीएम लीटर में। एक क्वेश्चन और इसी तरह का कर लोगे ना ये, देखो बिल्कुल सेम ही है। वैसे तो कोई तुम्हें देने का मतलब नहीं है, तुम कर ही लोगे, लेकिन ठीक है लिख लो एक बार। फिर से वही है LN2 0.7। क्या चेंज कर दूं मैं, ये डबल पूछ लूं अभी। ये बात सही है, तभी तुम लोग को टफ लगेगा। 1, ये 2 ले लो, ये 1 हो गया और ये 4। P/V का ग्राफ वही वाला हो गया तो। देखो क्या आंसर आ रहा है, कर लो। करके देखो जो है, क्या ये आइसोथर्मल है क्या? चलो पहचान गए, वरना लगभग आइसोथर्मल समझ कर लेते हैं। P/V ग्राफ ये आइसोथर्मल नहीं है ना, तो इसको एक तो ये भी देखना होता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है कि नहीं है। अब बाकी सब में था और इसमें नहीं दिया है। और एक तरीका और भी है कि आइसोथर्मल है कि नहीं, आप देख लो P1V1 P2V2 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। तो P1V1 अगर मैं निकालता हूं तो 1 into 1, और P2V2 निकालूंगा तो 4 into 1/2 2। तो एज P1V1 नॉट इक्वल टू P2V2 implies नॉट आइसोथर्मल, ठीक है ना। या फिर ग्राफिकली अगर वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है उसको देख सकते हो, या P1V1 डेटा से देख लो। हाँ, अब इसमें क्या है, कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो मतलब हो सकता है कि आप एरिया कर्व से निकालो, आ सकता है क्या उससे, क्योंकि ये पीवी ग्राफ नहीं है, तो 1/V का ग्राफ है, तो आप एरिया कर्व से नहीं निकाल सकते। अब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं इसको पीवी ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं, तो वो हो सकता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये कि अगर आपने पीवी ग्राफ में कन्वर्ट किया और ये कर्व आ गया, तब कोई मतलब नहीं बैठता। पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व तभी फायदेमंद है जब स्ट्रेट लाइन्स हो। आप कर्व आए, कर्व ही आएगा, और कर्व अगर आया तो फिर वो हमें काम का नहीं होता पीवी ग्राफ में, ठीक। तो एक जो आप बोल रहे हो वही होगा। क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालेंगे और वर्क का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, करके देखो क्या आंसर आता है। तो बेटा देखो इसको करके, है ना, क्या आंसर आता है। 2 - 3 ln 2। ओके, एक आंसर आ रहा है 2 - 3 ln 2, ऐसा कुछ।
2 माइनस 3ln2 ऐसा। ओके, काफी सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं। तो इसके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख लिया जाएगा, है ना, और कोऑर्डिनेट्स करके यही आ रहा है आंसर। मतलब ये 2 माइनस 3ln2, 2 माइनस 3ln2, 3/v। मुझे लग रहा है कुछ और आंसर शायद है। हाँ, 1 माइनस 3ln2 और 3ln2 माइनस 1 ऐसा, सेकंड वाला। देखिए आंसर क्या लिखा है इसका। देख लेता हूँ एक मिनट, आंसर मेरे पास क्या लिखा हुआ है। मैं तो आधा करके छोड़ दिया है, आधा ही में छोड़ दिया था, करके कर लोगे तुम लोग। चलो कर देते हैं इसको। सबसे पहले तो बेटा इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखोगे तो y पे है प्रेशर ना, तो P माइनस 1, y माइनस y1 जो करते हो तुम लोग, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू 1/v माइनस 1, ऐसा ही ना। तो P माइनस 1 इक्वल टू 3/v माइनस 3, तो P इक्वल टू 3/v माइनस 2, ऐसे ही। और फिर मेरे पास जो वर्क का बेसिक फॉर्मूला है वो तो हमेशा लगेगा, कोई भी प्रोसेस हो। तो उसमें मैंने आइडियल गैस भी नहीं लिखा था, इसमें अगर नोटिस किया हो तो उसमें मैंने आइडियल गैस भी नहीं लिखा था, है ना। नॉर्मली हम आइडियल गैस हर जगह पे लिख दे रहे थे, तो ये आइडियल गैस नहीं था, तो यानी माइनस P/dv ये तो हमेशा लगेगा। और लिमिट जाएगी कहां से कहां वॉल्यूम की, 1 से 1/2, तो ये हो जाएगा 3/v माइनस 2dv, लिमिट 1 टू हाफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3ln v प्लस 2v, सही कर रहा हूं, और लिमिट 1 टू हाफ, तो क्या 3ln2 माइनस 1 आ रहा है फैमिली, तो 3ln2 माइनस 1। ओके, तो भी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये ठीक था, मतलब नॉर्मली अपन क्या करते हैं ना, बच्चों को जब देते हैं एक के बाद एक ही तरह के कर्व, तो बच्चा इसमें भी आइसोथर्मल लगा देता है ना। तो आप लोग समझ गए थे, ठीक है। हाँ, मैंने कहा बताया था, बाद में बताया था मैंने। चलो, क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगला क्वेश्चन है, लिख रहे बोर्ड से क्या, जल्दी करो। अच्छा, फिर कोई लिख नहीं रहा है, नहीं टाइम निकाल लो केवल। चलो क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन लिख लो, फिर नोट कर लेना बोर्ड से। प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लीनियर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लीनियर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। Pressure of liquid is a linear function of volume given by मैं लिख रहा हूं यहां पे P equal to A plus B into V, P equal to A plus B into V, and internal energy of liquid, and ये लिखा हुआ है, वापस बोलूं, and internal energy of liquid is मैं यहां लिख रहा हूं U equal to 34 plus 3 PV, प्रेशर वॉल्यूम 3 PV, और ब्रैकेट में लिखना SI यूनिट्स, SI यूनिट में है ये, ठीक है। 34 plus 3 PV SI यूनिट। कैलकुलेट A, B, A B जो लिखा हुआ है, कैलकुलेट A, B, Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H, A, B, Q, W, delta U, delta H when system is taken
when system is taken from state, when system is taken from state, मैं लिख रहा हूं यहां पे 100 पास्कल 3 मीटर क्यूब, 100 पास्कल 3 मीटर क्यूब टू 400 पास्कल 6 मीटर क्यूब, ये लिखा हुआ है 100 पास्कल 3 मीटर क्यूब टू 400 पास्कल 6 मीटर क्यूब। करो जरा सा। कोई आंसर किसी का भी? ए आ गया, ए और बी, ए 100, ए माइनस 200 है, ओके, बी 100 प्लस 100, डब्ल्यू की वैल्यू -150 जूल 750, ओके, और डेल्टा यू 6300 जूल, ऐसा तो क्यू तो आ ही जाएगा फिर फर्स्ट लॉ से। तो एक चीज तो ध्यान देना कि भाई लिक्विड दिया है, तो लिक्विड दिया है तो बहुत सारे फॉर्मूले वैलिड नहीं है ना। जब भी लिक्विड है या सॉलिड है तो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो बहुत कम ही वैलिड होंगे जो हमने पढ़ रखे हैं, तो बहुत कॉशियसली करना होता है फिर कि मतलब कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। ठीक है, आंसर सारे सही हैं जो लिखे हुए हैं अभी तक। हाँ 7050 शायद है ना, 7050 जूल क्यू की वैल्यू। तो आंसर ठीक है सारे ये, और शायद डेल्टा एच आ जाएगा 8400 है ना, 8400 जूल आ जाएगा डेल्टा एच, शायद यही आ रहा है ना, नहीं निकाला क्या, ये आ रहा है 8400 जूल। कर देता हूं मैं,
है ना, देख लो इनका नहीं हो रहा। और देखो बेटा ए और बी निकालने के लिए तो ये क्या कह रहा है कि इन कोऑर्डिनेट से यहां जाना है और ये प्रेशर का इक्वेशन है विद वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है तो दो इक्वेशन बन जाएंगी मेरे पास। तो फॉर ए एंड बी, ए और बी निकालने के लिए तो पहले प्रेशर कितना है 100 पास्कल, ए प्लस बी इंटू वॉल्यूम कितना 3, और प्रेशर है 400 पास्कल, ए प्लस बी इंटू 6। मैंने क्या किया बेसिकली इस इक्वेशन में प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू रख के ए और बी निकाल लेंगे। तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए कितना आता है तुम्हारे पास -200 और बी आ जाएगा +100। जो बच्चे बता रहे हैं यही कुछ होगा शायद, -200, ठीक है 100 आ जाएगा। ए और बी निकालने के बाद वर्क निकालना है। तो वर्क का तो बेस, क्योंकि लिक्विड है तो बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे कि फॉर्मूले बहुत ही कम ही वैलिड हैं। तो ये तो वैलिड ही होगा, हमेशा ही वैलिड है। फ्रॉम वॉल्यूम 3 to 6 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल कितना हो गया, मुझे ए और बी पता चल गया ना, तो ए और बी यहां रख देंगे तो मेरे पास प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -200 + 100 वी, है ना, डीवी, लिमिट 3 to 6। तो ये इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा वर्क की वैल्यू 200 आ गया ना, 200 वी प्लस 100 वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 3 to 6। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 6 - 3 प्लस 100, अच्छा एक माइनस भी रहेगा यहाँ पे ना, बीच में माइनस रहेगा। तो ये -100/2 वी स्क्वायर बाई 2, तो 6 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 600 -100/2 इंटू 6 + 3 9 इंटू 3, ऐसे कुछ ना। और ये कितना आता है तुम्हारे पास करके -750, तो ये कितना आ जाएगा 9 9 2700/2 1350 आ गया। ओके, तो -750 जूल, ठीक है। एक बार वर्क आ गया। और डेल्टा यू, यू तो स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा यू के लिए तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू रख लेते हैं बस, हमें कोई जरूरत नहीं है। और देखो ना, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में लिया है और ये दोनों यूनिट्स हमने एसआई में ही निकाली है ना, इनकी वैल्यू हम लोगों ने पास्कल मीटर क्यूब में तो देख के निकाला ना, ए और बी को, तो एसआई यूनिट आएगा, ठीक है। U2 - U1, U2 कितना है 34 + 3 P2V2 -34 + 3 P1V1, वही है ना U + PV। खाली फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल का, पाथ से मतलब नहीं, को इंटीग्रेट करना नहीं हमें। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ P2V2, तो 400 × 6 -100 × 3, वो 2400 और 300 गया 2100, और यानी 3 मल्टीप्लाई 6300 जूल, डेल्टा यू आ गया। अब ये W पता है, डेल्टा यू पता है, तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू इक्वल टू Q + W, यानी 6300 इक्वल टू Q + W -750, तो Q हो जाएगा 7050 जूल। एंड द लास्ट वन डेल्टा H। और डेल्टा H के लिए अगेन हम क्या करेंगे, जो हमेशा यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, डेल्टा U + P2V2 - P1V1। तो डेल्टा U 6300 + P2V2, हाँ 2100, 400 × 6, ये हो गया हमारे पास 400 × 6 -100 × 3, 300, ये 2400, 2100, 8400 जूल, ठीक है ना, कर लोगे ना ये। तो ये देख लेना, मतलब वही थोड़े पॉइंट से स्टेट फंक्शन में सीधे यूज कर सकते हो, इसमें इंटीग्रेट किया हम लोगों ने, ठीक है। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूले थोड़ा सा बस याद रखने के लिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी हमारा जो इस चैप्टर में मेन पार्ट आता है वो होता है एडियाबेटिक, और उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटॉपिक पढ़ाते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगेगा उसमें पॉलिटॉपिक में। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। नहीं आज नहीं टाइम लगता है एडियाबेटिक में, 1.5 क्लास लगेगी आज की, और पूरी अभी क्लास लग जाएगी एडियाबेटिक में।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑनलाइन में आंसर नहीं आए किसी के भी? आर्यन है वो बच्चा बैठा हुआ है, आर्यन तो है, आंसर नहीं दिया। सोया नहीं है, सोया नहीं है तो चला गया क्या? अभी तो था। है है। ओके चलो, एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो क्या होता है, वही चार एनर्जी निकालने को बोलेगा, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा ये लेंदी पार्ट है तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करते करते। तो देखते हैं, काफी चीजें हैं इसमें बताने के लिए, समझने के लिए। जब करूं मैं इसको, क्या लिख रहा है? ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में वो क्या होता है, सुनना ध्यान से। एडियाबेटिक प्रोसेस में अगेन वी आर फोकसिंग मेनली ऑन आइडियल गैस। तो चार एनर्जी है, क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच। तो फॉर आइडियल गैस, एक मिनट देख लेना फिर नोट कर लेना, तो टाइम दे दूंगा मैं, है ना। आइडियल गैस के लिए पहली एनर्जी हो गई क्यू, एडियाबेटिक में पता ही क्या होने वाला है, जीरो। ठीक है, एक एनर्जी जीरो हो गई। सेकेंड डेल्टा यू, और फर्स्ट लॉ से हम आते हैं पहले, बाई फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। और आइडियल गैस है तो डेल्टा यू एन से डेल्टा टी। तो डेल्टा यू या डब्ल्यू कुछ भी कैलकुलेट करना हो एडियाबेटिक में तो एक ही फॉर्मूला है, एन सी वी टी टू माइनस टी वन, बस ये रहेगा। और तीसरी एनर्जी कौन, चौथी एनर्जी कौन सी है, डेल्टा एच, वो एन सी पी डेल्टा टी। ठीक, ये हमारे फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूला, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। अब है क्या, इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब एक बुक में कुछ और भी मिलेगा लिखा हुआ इसके फॉर्मूले, मैं बता देता हूँ पहले आपको। मुझे ये पता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीपी और सीवी है ना, तो हमारे पास मैं कर सकता हूँ सीपी इज गामा टाइम्स सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, तो सीवी हो जाएगा क्या, आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है ना, ये हमारे पास है। और इसी तरह से सीपी क्या है, इज गामा टाइम्स सीवी, तो सीपी हो गया गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है ना, ये फॉर्मूले साथ आप लोगों ने फिक्स में आए हो, है ना, तो ठीक है, वरना फिर यहां पे देख लो जो भी है। तो हम एक काम करते हैं, ये सीवी को यहां पुट करते हैं डेल्टा यू में, वर्क में सीवी को इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा यू और डब्ल्यू का, क्या हो जाएगा, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, कोई बहुत डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, वैसा ही फॉर्मूला है, सीवी से हमने इसको रखा। ठीक, अब हम एक और काम करेंगे, एनआर टी टू को, एनआर को अंदर ले जाओ, एनआर टी टू और एनआर टी वन, क्योंकि आइडियल गैस है तो एनआर टी टू क्या हो गया, पी टू वी टू और पी वन वी वन। तो डेल्टा यू और डब्ल्यू का फॉर्मूला पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, ये फॉर्मूला। तो ये हमारे मेनली, क्योंकि मेनली क्या है, डेल्टा यू और डेल्टा बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, मेनली वर्क पूछते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला तीनों हालांकि एक से ही डिराइव्ड है, कोई अलग सा नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम दिया जाए, टेम्परेचर ना बताओ तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ये कब लगा सकते हो आप, एडियाबेटिक प्रोसेस हो और आइडियल गैस हो। अच्छा देखो, मैंने ये दो स्टेप में कहीं नहीं कहा कि रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली लेके गए, तो दोनों के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, दोनों जगह पे लगाओगे आप। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आ जाए, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक आ जाए, वर्क निकालने का फॉर्मूला यही है, एन सी वी टी टू माइनस टी वन या एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन, या पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। नोट करो इसको पहले तो, फिर आगे देखें।
करेंगे, ठीक है, नोट कर लो। आप लोग के टेस्ट में क्या टेस्ट इसी संडे को है ना? तो 12th में आपका थर्मोडायनेमिक्स 1 में आप बस स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन तक जहां तक पढ़ने किया था वहीं तक आ रहा है। और अरे मतलब और लोग कर ही नहीं पाए, अपन को पहुंच गए थे आगे। अब कुछ रीजन्स थे उनके, क्या करेंगे अब, वो जो भी है। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव स्टेट पाथ फंक्शन बस फ्री रहो आप लोग तो, है ना? वहीं तक है। 11th का वही है, रिडॉक्स है शायद ना, रिडॉक्स आ रहा है, गैस आ रहा है ना अपने। अच्छा, आपने रिडॉक्स आ चुका है एक बार, गैस आ रहा है आपकी बार है। छुट्टी ले लूं? अरे चलता रहेगा धीरे धीरे, क्या दिक्कत है, आगे लोग। देखो अपन तो एक्चुअल में बहुत मतलब अभी भी पीछे है हम, मतलब शेड्यूल है उसके आपसे हम भी पीछे हैं, 2-3 क्लास पीछे, लेकिन वो हमसे पीछे वाले भी बहुत सारे हैं। अब तुम जल्दी जल्दी कर भी लेते हो ना, कोई बच्चे नहीं करते तो क्या करेंगे, है ना? तो चलो करो, आगे लिखो। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं, हाँ देखो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, नहीं आप देखोगे कि तो कुछ करना ही नहीं है। W के लिए एक ही फॉर्मूला, और ये तो फॉर्मूला कब से पढ़ते आ रहे हैं, E/2 - T1। तो है क्या, क्वेश्चन को टफ करने के लिए एक टेम्परेचर यहां से गायब कर देते हैं, है ना? इस टेम्परेचर को निकालने के मेथड अलग अलग होंगे फॉर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक। तो होता क्या है कि मतलब अल्टीमेटली फाइनली तो आंसर इसी से निकलेगा, वर्क। लेकिन क्या करा जाएगा, एक टेम्परेचर गायब कर देंगे, T1 इनिशियल या फाइनल टेम्परेचर, और उसको कैलकुलेट करने के मेथड अलग अलग होंगे फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप लिखो इसमें केस वन लिखो। if in numerical if in numerical if in numerical moles comma cv moles comma cv
comma T1 and T2 are provided. Moles, comma CV, comma T1, comma T2 are provided. Then use formula directly to find work. Then use formula directly to find work. अगर सब कुछ मालूम पड़े तो निकाल लेना वर्क, है ना? ये भी जरूरी है। मतलब कोई बच्चे नहीं समझ पाते ना, वो हमेशा फिर उल्टा उल्टा करने लगते हैं, तो ये बताना पड़ता है कि भैया ऐसा कर लेना, सिंपल आ जाए तो। हर चीज जरूरी टफ वर्क बना के ही दे, वो सिंपल आया तो करो सिंपली। केस 2 लिखो। इफ इन न्यूमेरिकल, केस 2, if in numerical one of the temperature, if in numerical comma one of the temperature, ब्रैकेट में लिखो T1 और T2 is missing, one of the temperature, ब्रैकेट में लिखो T1 और T2 is missing, and this unknown temperature, and this unknown temperature cannot be calculated by, and this unknown temperature cannot be calculated by PV equal to nRT, cannot be calculated by PV equal to nRT. Then separate formula, is provided for reversible and irreversible process. Then separate formula is provided for reversible and irreversible process. Then separate formula is provided for reversible and irreversible process. तो हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर, calculation of unknown temperature for reversible process, calculation of unknown temperature for reversible process, calculation of unknown temperature for reversible process. ठीक है, तो करना क्या है, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल आ जाए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और एक टेम्परेचर गायब हो, नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे उस टेम्परेचर को, अननोन टेम्परेचर को, किस फॉर्मूले से, उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले रिवर्सिबल फिर इरिवर्सिबल, तो आपने लिखा है ना रिवर्सिबल प्रोसेस ना, ओके। तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि एडियाबैटिक है, एज एडियाबैटिक, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो DU इक्वल टू W, ठीक है ना। अच्छा, और हम बात कर रहे हैं किसकी, आइडियल गैस की, ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस DU का फॉर्मूला NCV/dt, और W का बेसिक फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, इंडिकेट कर देंगे बाद में दोनों साइड पे, माइनस P एक्सटर्नल DV। अच्छा, तो पहले तो एडियाबैटिक है इसलिए ये लगाया, आइडियल गैस है इसलिए उसको ऐसे लिखा, फिर हमारे पास एज रिवर्सिबल, हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल की, तो मैं अब तो याद ही है कि भाई रिवर्सिबल में P एक्सटर्नल को P इंटरनल और P गैस ले सकता हूं ना, तो P एक्सटर्नल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P इंटरनल इक्वल टू P गैस ले लूंगा, यहाँ P गैस ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा NCV/dt इक्वल टू माइनस P गैस DV। लिमिट लगा देंगे, यहां पे वॉल्यूम की लिमिट फ्रॉम V1 टू V2, एंड यहां पे टेम्परेचर T1 टू T2, ठीक है। अच्छा, P गैस बताइए क्या है, nRT/V भी रख देंगे, तो ये लगा NCV/dt T1 टू T2 इक्वल टू माइनस nRT/V dV लिमिट V1 टू V2, तो देखेंगे तो n तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है यहां से। अच्छा, CV अगर कांस्टेंट है, अगर CV कांस्टेंट तो बाहर होगा, नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में CV कांस्टेंट ही होता है। इफ CV इज कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा CV, और R भी बाहर होने वाला है ना,
और टी भी हम उधर ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो पहले मुझे ले लेना चाहिए था ना इंटीग्रेशन के पहले ही, क्या करूं, उसको हटा दूं, चलो हटा देता हूं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा वैसे उससे, है ना। फिर बोलो एक इंडिकेशन के अंदर ले लिया, बाहर फंसा है ना। ठीक है, तो हम टी को एक तरफ ले लेते हैं, तो इफ, तो सीवी कांस्टेंट का मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो सीवी बाई आर, है ना, इंटू डी टी बाई टी इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई वी। लिमिट कहां से कहां, v1 टू v2, और यहाँ पे t1 टू t2, इसको इंटीग्रेट बाहर ले लेते हैं, t1 टू t2, और cv अगर कांस्टेंट है, ठीक है ना। cv बाई आर, cv क्या होता है अभी हमने देखा था, r अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है ना। तो cv इक्वल टू r अपॉन गामा माइनस वन, ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ln t2 बाई t1 इक्वल टू माइनस ln v2 बाई v1। तो गामा माइनस वन को उधर ले आते हैं, ln t2 बाई t1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ गामा माइनस वन ln v2 बाई v1, फिर ln t2 बाई t1 इक्वल टू, इसको अंदर ले आते हैं माइनस को भी और गामा माइनस वन को, तो ln v1 बाई v2 की पावर ऑफ गामा माइनस वन, ln कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t2 बाई t1 इक्वल टू v1 बाई v2 की पावर ऑफ गामा माइनस वन, यानी t2 v2 की पावर ऑफ गामा माइनस वन इक्वल टू t1 v1 की पावर ऑफ गामा माइनस वन, यानी कि tv की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। अपना पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था तुम लोगों ने, केवल रिवर्सिबल में लग सकता है ना, इरिवर्सिबल में इस मेथड से आप टेम्परेचर नहीं निकाल सकते। आपने पढ़ाई था फिक्स में रिवर्सिबल, तो इसलिए वहां पे आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो ये हमको लगा। अच्छा, मैं इसको पीवी में कन्वर्ट करूं, प्रेशर वॉल्यूम में, पीवी बाई गामा, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं टी की जगह पर लिखता हूं पीवी बाई एनआर, पीवी बाई एनआर इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो जाएगा पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर प्रेशर टेम्परेचर में देखें तो P की पावर ऑफ 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर रखोगे ना इसको प्रेशर टेम्परेचर में, वॉल्यूम की तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों फॉर्मूले से आप अननोन टेम्परेचर या कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो क्या क्या चीजें याद रखनी है कि भाई प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, एडियाबेटिक, जो हम लोगों ने वहां पे हाईलाइट किया। कौन सी गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस। फिर रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने रिवर्सिबल में P एक्सटर्नल को P इंटरनल रखा, और CV कांस्टेंट, CV और कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इन द केस ऑफ आइडियल गैस एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। तो इस मेथड से आप अननोन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, आइडियल गैस। तो तुम्हें जो फॉर्मूले भी पता है, पीवी के पास गामा, टीवी के पास गामा माइनस वन एंड सो ऑन, ये सारे के सारे केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक में ही यूज करना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में। तो होमवर्क मतलब बचा हुआ है, लेकिन अब खत्म को तो तुम ढंग से करोगे नहीं होमवर्क, है ना। टेस्ट में नहीं आ रहा है तो टाइम निकालते हो तुम लोग। नहीं नहीं, होमवर्क तो देंगे। हाँ, तो ऐसे एक काम और कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो बस
हाँ टाइम भी हो जाएगा, जब तक टाइम हो जाएगा अपना। अभी नहीं हुआ, हो जाएगा वो। लिख लेने दो बच्चों को। तो मैं काम करता हूं उसमें आपको अभी तो मतलब इसके तो एडिशनल करोगे नहीं भी, थर्मो के बाद ही नहीं करोगे, टेस्ट के बाद ही, है ना। तो सॉलिड स्टेट का एडिशनल हो जाएगा, और रेस करोगे। हाँ रेस कर सकते हो, रेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वरना फिर आप भूल जाओगे आगे तक का सारी चीजें। ज्यादा नहीं दूंगा, 10 क्वेश्चन, है ना, कर लोगे। 10 में क्या है, वो तो कहीं बैठे खेलते कूदते कर लोगे, है ना। आइडियल गैस का होमवर्क दे दूं तो, मतलब तो 11th का है ना यार, कैसे देंगे फिर उसको। अच्छा एडिशनल दे दूं ये बोल रहे हो। अरे और भी परेशान हो जाओगे फिर उसमें। 2 दिन में क्या है, तो हम मैथ जो करने वाले वो इसमें लग जाओगे, और मालूम पड़ा जो उधर आने वाले मार्क्स वो भी नहीं आएंगे। आइडियाज कितना आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, सब मिला के कितना है, तो होना तो बहुत ज्यादा दे देंगे आइडियल रियल का। थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, उसके सॉल्व क्वेश्चन देख लो, वन और जे में जो भी तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। उसके लिए इस वक्त करना ठीक नहीं है, आखिर 4 दिन में आप मैथ फिजिक्स देखो, कुछ और देखो, अभी दिख रहे होंगे। कर लिया आप लोगों ने ये, अभी भी कर रहे हो। कौन लिख रहा है देखो। चलो कुछ नहीं है तो फिर लिखो इसमें कैलकुलेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर, लिखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। जल्दी से 2 मिनट लगेगा, उसमें छोटा सा पार्ट है। कैलकुलेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। करो करो जल्दी करो। कैलकुलेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। कैलकुलेशन ऑफ अननोन टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब तुम सोचो क्या करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वहीं से, एज एडियाबेटिक डी डब्ल्यू के बराबर होगा। आइडियल गैस है तो सेकंड स्टेप भी ठीक है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, तो थर्ड स्टेप में ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो एज इरिवर्सिबल तो ये नहीं लगा पाएंगे हम, लेकिन क्या कर सकते हैं, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट। तो बेटा ये कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेट करेंगे, एन सी वी डी टी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, लिमिट v1 टू v2 और ये t1 टू t2। तो इफ cv इज कांस्टेंट, तो इफ cv कांस्टेंट हुआ, क्योंकि नॉर्मली होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो n बाहर cv बाहर, t2 माइनस t1 इक्वल टू माइनस ऑफ p एक्सटर्नल v2 माइनस v1, बस ये फॉर्मूला है। NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस C1। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, V2 की जगह पे NR T2 बाई P2, NR T1 बाई P1, क्योंकि एंड में तो हम और स्टार्टिंग में P इक्वल टू NRT लगा ही सकते हैं। तो NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल NR T2 बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1। ये दोनों बॉक्सेस हैं जिससे हम अननोन टेम्परेचर निकालेंगे। अच्छा इसमें कंडीशन क्या है भाई, वही 4 जो उधर लिखी हुई है। प्रोसेस क्या होना चाहिए, एडियाबेटिक, आइडियल गैस होनी चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए, और सीवी कांस्टेंट हो, तो ही आप इसको यूज करोगे, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या, हाँ पहले वाले में लगा सकते हो, आइडियल गैस ना हो पहले में लगाओ, सेकंड में लगा पाओगे आप, ठीक है। देखो यहां पर इसमें जो ये फॉर्मूला है ना, देखने में लग रहा है बहुत लेंदी है,
लेकिन ये आसान है कंपेयर टू दिस वन। ये पीवी के पास गामा छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन एरर भी होती है। ये लीनियर इक्वेशन है, ये आराम से आती है। देखो होगा क्या ना, ये n और n इसको लिखोगे 3r/2 5r/2, तो एन आर कैंसिल हो जाते हैं। मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि आप इसी तरह याद रखो, n cv t2 - t1 - 2 एक्सटर्नल, तो वो एनआर कैंसिल होगा और तुरंत वैल्यू रखते ही अननोन टेम्परेचर आ जाएगा। इसमें थोड़ा मुश्किल होता है सॉल्व करना, पावर लगाते हो तो थोड़ा आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है वहां पे, क्योंकि पावर को लेफ्ट और राइट में ले जाओगे तो वहां मिस्टेक होने चांसेस होते हैं। तो खैर इसको अगली क्लास में न्यूमेरिकल देखेंगे इससे बेस्ड, तो वहीं तक कर रहे हैं, है ना, एडियाबैटिक में। तो होमवर्क है, एडियाबैटिक में कुछ मिलेगा नहीं अभी ज्यादा होमवर्क। मैं देता हूँ। रेस कहाँ तक की है लोगों ने? रेस्ट ले लो। नहीं, रेस में कहाँ तक? हाँ मैंने वो पूछा है, अभी तो कुछ क्लियर पता नहीं चला किसी को भी, है ना, पता कर रहे हैं। रेस में बता दूं मन में, रेस में कौन सा कहां तक था? 14 नहीं हुआ डिस्कस, मतलब डिस्कस हो गया था कि नहीं? अच्छा आंसर दिया था, डिस्कस नहीं हुआ था। ओके, तो रेस नंबर 14 15 16 में दे दूं? चौथा, और इसके बाद सीट में थोड़ा सा ले लो। अच्छा हाँ, एडिशनल सॉलिड में कितने बच रहे हैं? 15 10 तक हो गए ना, 30 क्वेश्चन है क्या? तो फिर नहीं हो पाएंगे सारे। तो एडिशनल में 11 से 20, हाँ सॉलिड के ज्यादा है, और उसमें इतना तो मैथ में भी नहीं होता है, तो एडिशनल में कम कर लो भाई, 11 से 15 कर लो। देखो एडिशनल में 11 से 15 कर लो, और उसमें तो करो थोड़ा, तो ये तो कर लो, थर्मो का कर लो 5-6 क्वेश्चन। सीट दिखाओ थर्मो की कोई भी। ठीक है, पेपर तो होते ही रहते हैं। S2 में 1 2 3 1 2 3 5 6, ठीक है ना? एडिशनल सॉलिड स्टेट का है, ठीक है ठीक है। सीट किसकी थी? ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं, अगली क्लास में आगे देखेंगे। कुछ पूछना है ऑनलाइन बच्चे जो हैं? ओके, थैंक्स टू ऑल।